नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसान आंदोलन की। फिलहाल किसान आंदोलन पे बहुत से ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें किसान को दिखाया गया है तरह तरह से, और काफ़ी पक्ष लोग रख रहे हैं। वाद और विवाद का ये सिलसिला तो 2020 से ही चालू हुआ था, जब ये किसान आंदोलन अपने चरम पे था। फिलहाल आज हम जब इस वीडियो को बना रहे हैं तो हम किसानों के सबसे बड़े नेता अगर कहे जाए तो आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के ठीक सामने उनके लखनऊ स्थित कार्यालय पर बना रहे हैं। आपसे बताते चले कि जिस समय चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों को आज अधिकार देने की बात करी थी और किसानों की छोटी छोटी समस्याओं को सरकार में रख करके उसका निवारण किया था, उन्हीं चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न दिया गया तो एक बड़ा परिवर्तन देखने में आया। जब लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते थके नहीं। आपको बताएं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के इतने बड़े नेता थे कि उन्होंने किसानों को लेकर के किसान कल्याण आयोग तक बनाया था। आपको बताएं कि किसान आंदोलन चौधरी चरण सिंह जी ने जब शुरू किया आज़ादी के बाद, उससे पहले भी किसान आंदोलन होते रहे। अगर हम बात करें 1858 से 1862 के बीच में, तो उस समय नील को लेकर के, नील की खेती को लेकर के किसानों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। और स्थिति ये आई थी कि देश के किसानों को लेकर के उस समय H.C. मुखर्जी ने अपने द हिंदू पैट्रियट के नाम से एक मैगजीन चलाते थे जो बंगाल के थे, उन्होंने भी नील की खेती को लेकर के किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था। और ये समर्थन बढ़ता ही गया। और आपको बताएं, नील दर्पण के नाम से वहाँ पर चित्तरंजन दास ने भी एक पत्रिका निकाली थी और उसमें किसानों की बातें करी थी। किसानों का आंदोलन वहाँ से जब शुरू हुआ तो 1914 का वो आंदोलन भी हुआ, 1875 में भी आंदोलन हुए किसानों के, और उसके बाद में पावाद के आंदोलन हुए। वहीं पर अगर हम सरदार पटेल की बात करें तो 1918 में सरदार पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, वह भी किसान आंदोलन से निकले। और आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो किसान आंदोलन को लेकर के भारत में बड़ी तेज़ी से चर्चाएँ चल रही हैं। खासतौर इन सारे किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा कि किसी भी किसान आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई, ना ही कोई बहुत बड़ी घटनाएं घटी। लेकिन अब उस समय अंग्रेज़ों का समय था। अंग्रेज़ों के पहले अगर हम बात करते हैं तो 1915 के करीब में अगर हम बात करें तो देश के अंदर तब भी किसान आंदोलन चल रहे थे। उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी, उनकी दमनकारी नीति थी और जमींदारी प्रथा के माध्यम से किसानी करने वाले मजदूरों पर काफ़ी अत्याचार होता था। लेकिन जब बात आती है कि क्या इस देश में किसानों को लेकर के सबसे पहले ऑर्गेनाइज कोई संगठन बनाने की, तो 1936 में लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसमें सहजानंद राय की अगुवाई में ये संगठन खड़ा हुआ। करते करते धीरे ये यात्रा प्रारंभ हुई और देश की आज़ादी के बाद किसान संगठनों की बाढ़ सी आ गई। फिलहाल किसानों को लेकर के वैसे तो आए बगाहे कई आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन 2020 का आंदोलन लोग नहीं भूलेंगे। सबसे बड़ी बात ये आती है कि चाहे वो 2020 का आंदोलन हो, चाहे वो 2024 का आंदोलन हो, किसानों का पंजाब और हरियाणा के, इसमें एक चीज़ तो तय है कि ये दोनों ही आंदोलन पूरे देश के किसानों का नेतृत्व करते हैं क्या, प्रतिनिधित्व करते हैं क्या, ये पहली बात। दूसरी बात, क्या वो वास्तव में निदान चाहते हैं, ये भी एक दूसरी बात है। तीसरी ये बात है कि क्या सरकार MSP पे प्राइस खरीदती नहीं है, खरीदती है। आपको बता दें कि पिछले ही आंदोलन में आपने देखा कि लगभग 11 बार वार्ता किसान नेताओं से की गई और 11 बार में किसान नेताओं की वार्ता के बाद उन्होंने एक टूक कहा कि जब तक 3 किसान बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। बात यह आती है कि 3 किसान जो कानून थे, जिनको ये काला कानून कह रहे थे, फिलहाल भाजपा की सरकार ये कहती थी कि ये 3 कानून आने के बाद भारत के किसानों में आमूल चूक परिवर्तन आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वो लेकर के किसान बिल आए थे और ख़ास तौर पर 3 जो उन्होंने एग्रीकल्चर बिल जारी किए थे, उसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि भानु प्रकाश समिति 1991 में बनी थी जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा 48 से अधिक छोटी छोटी समितियां थी जिनके रिकमेंडेशन के बाद ही वो किसान बिल लाए गए थे। लेकिन देश के किसानों को ये बताया गया कि इस किसान बिल से बड़ा नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो ये होती है कि जिस MSP की प्राइस की बात करी जाती है, वह अगर देश में जब हरित क्रांति 1968 में आई थी और S. स्वामीनाथन के नेतृत्व में, तो उस समय हरित क्रांति का अगर सबसे अधिक लाभ किसी ने लिया तो पंजाब, हरियाणा और कुछ हद तक थोड़ा बहुत अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों ने इसका लाभ लिया। हरित क्रांति के बाद देश में खाद्यान्न तो भरपूर मात्रा में आए, लेकिन आज स्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज अगर गेहूं और चावल पर भारत नहीं टिका हुआ है, बल्कि अगर देखें तो उसी का कारण था कि बहुत से उत्पादन में और अनाजों के उत्पादन में असामान्यता प्रकट हो गई। जैसे दलहन की खेती को ले लेते हैं कि दलहन भारत में बहुत कम होता है, तिलहन भारत में बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति को लेकर के देश के अंदर
एमएसपी को लेकर के जब बात हुई तो आपको बता दें कि 2014 से पहले सिर्फ 2 फसलों पर एमएसपी दी जाती थी, वो थी धान और गेहूं। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग 23 फसलों पर एमएसपी देना शुरू किया। आपको बताएं कि एमएसपी पर अगर बात करें तो पूरे देश के 19 राज्य ऐसे हैं जहां ना तो सरकारी मंडी है और ना ही सरकारी खरीद की जाती है, जिसमें बिहार है, तमिलनाडु है, केरला है। और ये वो राज्य थे जब कृषि बिल को लेकर के जब आंदोलन चल रहा था देश के अंदर, तो ये कहते थे कि अपने यहाँ लागू ही नहीं होने देंगे। अरे कैसे लागू नहीं होने देंगे? आपके यहाँ तो ना मंडी है और ना ही किसानों के लिए कोई कवरअप है, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की खेती के लिए कोई सरकारी खरीद नहीं होती है। एक तरह से भ्रमित किया गया देश के लोगों को और देश के किसानों को भी। फिर वही स्थिति पैदा हो गई है कि क्या पंजाब के किसान पूरे देश का नेतृत्व करते हैं? क्या पंजाब के किसान जिस प्रकार की अपनी मांगे रख रहे हैं, उन्होंने कहा एमएसपी पे गारंटी दी जाए। बिल्कुल, इस देश के लोगों को अपना मूल्य स्वयं तय करना होगा किसानों को, ऐसा चौधरी चरण सिंह भी कहते थे। अगर महिंद्रा अपना कार बेचता है तो अपनी कीमत खुद तय करता है, कोई चप्पल बेचने वाला अपनी कीमत खुद तय करता है। अगर हम बात करें छोटी से छोटी चीज़ों की भी, अगर कोई फुल्की बेचता है या पानी पूरी बेचता है तो वह भी तय करता है हमें कितने रेट पे बेचना है। लेकिन इस देश का किसान एक ऐसा है जो स्वयं तय नहीं करता है कि उसे कितने रेट पे और कब क्या बेचना है। लेकिन बात यह आती है कि एमएसपी की अगर गारंटी, जैसे कि गन्ने की गारंटी दी जा रही है, जैसे अभी कल ही सरकार ने बढ़ाया और 340 रुपये प्रति कुंटल गन्ना कर दिया है। किसानों का भी कहना है कि हमारी फसलों पर भी इसी प्रकार की गारंटी दी जाए। अगर कोई बाहर का व्यक्ति खरीदता है तो वह भी उसी मूल्य पे खरीदे जो सरकार ने तय किया है, और अगर सरकार स्वयं भी खरीदती है तो वह उस मूल्य पे खरीदेगी। लेकिन बात यह आती है कि क्या इस गारंटी को दे सकती है सरकार? तो आपको बता दें कि अभी जो 4 राउंड की वार्ता चंडीगढ़ में हुई किसान नेताओं के बीच में, उसमें उन्होंने 3 फसलों पर एमएसपी गारंटी की बात करी। लेकिन बात यह आती है कि जब एमएसपी गारंटी की बात हो गई तो आखिर शंभू बॉर्डर से लेकर के दाता सिंह वाला बॉर्डर पर ये धमाचौकड़ी क्यों मची है? क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं? क्यों किसान ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके आ रहे हैं? और क्यों किसानों की तरफ से गुरिल्ला युद्ध किया जा रहा है? ये एक बड़ी बात है। इसमें समझ में नहीं आता है कि आखिर इनकी मंशा क्या है। देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और देश में पीयूष गोयल जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने लगातार बात की। इन्हीं बीच में कुछ राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा हुई कि किसान आंदोलन में जो पंजाब के प्रतिनिधि हैं किसानों के, वह इन सारी मुद्दों पर जो सहमति बनती दिखी तो वहीं पर भगवत मान ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। आपको बताते चले कि सुनील जाखड़ जो कि पंजाब का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक किसानों से हमारे मामले सुलझ चुके थे, किसानों की बात सरकार मान चुकी थी। एमएसपी देने की भी बात, एमएसपी गारंटी की 3 फसलों पर देने के तैयार हो चुके थे, जिसमें दलहन था, मक्का था और ज्वार था, जिसमें उन्होंने कहा था हम लिखित गारंटी देंगे, इससे नीचे ना बिकेगा और इससे ऊपर न जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भी किसान अभी इस आंदोलन को रोकने के लिए क्यों नहीं मान रहा है? ये ऐसे बहुत प्रश्न थे जिनको लेकर के सुनील जाखड़ ने जहां भगवत मान पर बड़े आरोप लगाए। आपको बताते चले 2020 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ये कहते थे कि अगर पंजाब में हमारी सरकार होगी तो किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बताएं, चाहे वो 2020 का मामला हो या 2024 का, दोनों ही समय पर उस समय कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से इस प्रकार के आंदोलन का समर्थन बैकडोर से कर रही थी, और इस समय आम आदमी पार्टी के भगवंत मान भी पुरजोर समर्थन देते हैं। यहाँ अपने व्यूवर्स को हम बताना चाहेंगे कि केंद्र की सरकार यानी जो कृषि होता है वह समवर्ती सूची में आता है संविधान के, और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र की सरकार नियम बना सकती है, लेकिन लागू करने का अधिकार जो होता है, एग्जीक्यूशन का काम जो होता है, वह राज्य सरकारें करती हैं। आखिर पंजाब की भगवंत सिंह मान की सरकार किसानों को वो सारी चीज़ें क्यों नहीं दे दिया जो 2022 में वो तय करके आए थे? मामला तो अभी भी राज्य सरकार के पाले में है, खासतौर पर एमएसपी गारंटी को लेकर के। लेकिन बात तब समझ में नहीं आती है जब किसान कहता है कि हमें सरकारी अधिकारियों की तरह या सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन दिया जाए, पेंशन दिया जाए, और ऐसी बहुत सी वो मांगे हैं जो कहीं ना कहीं कुतर्क लगती हैं। आपको बता दें कि किसानों का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो इस मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरी तरह से 2020 से स्थितियाँ बदली हुई हैं। उसके पीछे कारण भी हो सकता है कि जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक आना, ये भी एक कारण हो सकता है कि इस पूरे आंदोलन में सिर्फ पंजाब के ही किसान ज़्यादा उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं, ना कि हरियाणा के किसान और उत्तर प्रदेश के किसान। और बार बार ये कहा जाता है कि पूरे देश की प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फिलहाल ये एक तरह से धोखा है। अगर हम बात करें कि किसानों को लेकर के, तो 3 मुद्दों पर उनका पिछले बार के आंदोलन में ऑब्जेक्शन था। पहला मुद्दा था कि एमएसपी पर परचेजिंग नहीं हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि जिस समय 2020 में लगभग 1 साल तक लगातार ये जब बैठे रहे, तब भी सबसे अधिक एमएसपी पर अगर खरीद हुई तो वह पंजाब के अंदर हुई।
पंजाब में 94% MSP पर खरीदारी की जाती है, यानी कुल मिलाकर के वहाँ पर 84% जो छोटे किसान हैं वह बहुत दिक्कत में रहते हैं। अगर भारत के आप किसानों की बात करें तो सीमांत और छोटे किसानों की संख्या लगभग 84% है, और अगर 14% की बात करें तो बड़े किसान हैं जो MSP की चर्चा करते रहते हैं। अभी अगर भारत की बात करें और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 84% किसान अपने गल्ले को सरकारी मंडियों में नहीं बेच पाता है। उसके पीछे कई कारण होते हैं। तब यही किसान संगठन आरोप लगाते थे कि सरकारी गल्ले की सरकारी मंडियों में नहीं बेच पा रहा। आज जब मंडियों का विकल्प देने की बात 2020 में जो कृषि एग्रीकल्चर बिल आया था उसमें दिया गया, उसका इन्होंने अपोज किया। अब ये बार बार वही बातों को दोहरा रहे हैं। तो पहला तो MSP पे परचेज उस समय भी हो रहा था जब 2020 में किसान आंदोलन कर रहे थे। उनका दूसरा मामला था कि मंडियां खत्म की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि 2014 से पहले देश के अंदर 480 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी होती थी, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई उसके बाद में 48 वर्ग किलोमीटर पर एक सरकारी मंडी बनी। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा बिल्कुल भी मंडियां खत्म करने पर नहीं थी। सरकार की मंशा थी कि किसानों को 2 ऑप्शन देना, अगर सरकार का प्राइस अच्छा है तो इसको बेचिए, अगर कोई बाहरी निजी व्यक्ति अगर आपको ज़्यादा पैसा देता है तो आप वहाँ बेचिए। तीसरा उनका मुद्दा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के उन्होंने बड़ा विरोध किया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में 2007 से हो रही है और 7 से ही वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए कई कंपनियाँ उतर गई। अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ITC ने भी अपने एक सिस्टर कंसर्न के माध्यम से एग्रो स्टार्टअप चला रही है, जिसके माध्यम से वो किसानों के रॉ मटेरियल को खेतों से ही परचेज करते हैं। फिलहाल जिस मुद्दे पर उनका विरोध था कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करते हैं और मंडी खत्म हो रही है इसका विरोध करते हैं, तो देश के 19 राज्य जहां पर मंडियां नहीं हैं वो एग्रीकल्चर के मामले में काफ़ी आगे है। आज पंजाब का जो गेहूं है उसको खरीदने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। आपको बताएं जितनी भी कंपनियां आटा बाजार में लेके आ रही हैं वो पंजाब के गेहूं को पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि पंजाब में जिस प्रकार वहाँ दोहन किया गया है, वहाँ पर भटिंडा को तो कैंसर शहर बताया जाता है, वहाँ पर कैंसर की गलियाँ चलती हैं। आपको बताएं पानी का दोहन जिस प्रकार हुआ है वहाँ आज के डेट में 200 मीटर के नीचे पानी मिल रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 2032 के करीब में वहाँ 1000 मीटर नीचे जा करके पानी मिलेगा। और ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने एक बड़ा दांव खेला। और आपको बताएं जब भी किसान संगठनों से बातचीत प्रारंभ हुई तो पीयूष गोयल ने कहा कि दलहन की खेती, मक्के की खेती और ज्वार की खेती अगर किसान करता है तो हम MSP की गारंटी देंगे। उसके पीछे मैं आपको कारण बताना चाहता हूं कि भारत सरकार आज भी दालों को इंपोर्ट करती है, और अगर मक्का और ज्वार इनको हम बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप श्री अन्न की जो मार्केटिंग नरेंद्र मोदी ने किया, चाहे वो G20 के देशों के साथ बैठक करने में, चाहे अगर आप UNO की बात करें तो वहाँ भी श्री अन्न की चर्चा करी और इस पर गारंटी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के किसान यहाँ तक तो माने, लेकिन उसके बाद फिर बिफर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। आपको बता दें कि किसान मूवमेंट में किसानों के नेता अगर जाते हैं तो अच्छा लगता है, किसान मूवमेंट में किसानों की बात होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन भारत का किसान जब जा कर के तिरंगे का अपमान 26 जनवरी 2021 में 20 में करता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब भारत का किसान रोडों को जाम कर देता है और उसके बाद में ऐसा बुलडोजर बना के लाता है, मॉडिफाइड करके लाता है, गुरिल्ला युद्ध करता है, तो निश्चित तौर पर ये भारत का किसान और पंजाब का मूल किसान नहीं है। इसके पीछे भी कुछ लोग हैं। इसका पीछे आप बता सकते हैं कि जब ये प्रदर्शन होते हैं तो हंसिया बाली के कुछ ऐसे पोस्टर दिखाई पड़ते हैं जो कि पूरी तरह से बताते हैं कि ये वामपंथियों का एक षड्यंत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जिस तरह आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इससे भी लग रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पूरे का पूरा किसान आंदोलन है। फिलहाल किसान आंदोलन पर जब हमने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय में उसके प्रदेश महासचिव श्री रजनीकांत जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में हम किसानों के साथ हैं, लेकिन किसानों के द्वारा की जा रही हिंसा के समर्थन हम नहीं करते। उन्होंने सीधे कहा किसानों की मांग जो है कि MSP की गारंटी मिलनी चाहिए तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रदेश महासचिव रजनीकांत जी ने सीधे कह दिया कि हमारे नेता का सिर्फ एक ही नारा है कि किसान, मजदूर और इनकी हम बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, और इन तीनों के किसी भी प्रकार के लाभ को लेकर के हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं।
उन्होंने सिंधु बॉर्डर पर जो गुरिल्ला युद्ध चल रहा है उसकी भर्त्सना की, लेकिन वहीं पर किसानों के साथ खड़े रहने की बात भी करी। उन्होंने कहा राष्ट्रीय लोकदल की पहचान ही किसान है और इसीलिए हम उनके साथ हैं। फिलहाल आज जो है मैं प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दे रहे हैं। अब मुझे गर्व है इस बात का कि हम भारत रत्न श्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ और मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न मिला है, इनसे जो प्रेरित लोग हैं वो इस प्रकार के किसी भी हिंसा पर समर्थन नहीं करते। चौधरी चरण सिंह ने भी कभी भी किसानों को इस प्रकार के उग्र प्रदर्शन के लिए नहीं उस्काया, लेकिन आज जो किसान नेता अपने आप को बने घूमते हैं, जो चौधरी चरण सिंह के उनके आसपास भी नहीं पटकते हैं, वो आज जिस प्रकार की हिंसा कर रहे हैं ये भारत के लिए शर्मनाक है। फिलहाल भारत के नेताओं से और यहाँ तक कि जो किसान मूवमेंट चल रहा है उसमें तरह तरह की बातें आए दिन आती रहती हैं। कुछ का तो ये कहना है कहाँ से फंडिंग हो रही, क्या हो रहा। फिलहाल बहुत सी चीज़ें आपको सोशल मीडिया साइट पर मिल जाती हैं, लेकिन बात ये आती है कि बिन बात के बात चल रही है, बिन बात के मुलाकात चल रही है। और आपको बताएं, योगेंद्र यादव, आपने नाम सुना होगा, ये वही योगेंद्र यादव हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ अभी भी न्याय यात्रा में भी हैं, उससे पहले वाली जो यात्रा थी उसमें भी थे। और ये वही योगेंद्र यादव हैं जो आम आदमी पार्टी जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी इनके साथ थे। ये वही योगेंद्र यादव हैं जिन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी 2022 की, यही नहीं खेल पाए। इससे मंशा जाहिर होती है कि ये किसान मूवमेंट को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया और किसानों को अपमानित करने का भी काम कर रहे हैं। फिलहाल देर सवेर इस मामले का पटाक्षेप जरूर हो जाएगा और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन में कुछ ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं जिनका निदान स्वयं नहीं होने देना चाहते हैं भगवंत मान। और आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार उसके मुख्यमंत्री ने उस मीटिंग के दौरान बार बार सुलझते मुद्दों को उलझाने का काम किया, ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। फिलहाल आपको बताते चले कि इसी प्रकार के राजनीतिक श्रेय का और प्राश्रय देने का काम कुछ जब वहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट चला था तब भी किसी एक पार्टी ने इस देश की किया था और उसका परिणाम देश ने कई वर्षों तक भुगता, और देश ही क्यों कहें, सिख समाज ने भुगता। फिलहाल इस किसान आंदोलन को लेकर के ये हमारी एक रिपोर्ट थी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।